ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर करियर बनाना चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स कौन सा ऑप्शन जो है एक सिविल इंजीनियर के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, या किस सेक्टर्स के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में आपको अपना करियर बनाना चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर आपको अपना करियर बनाना चाहिए। वन बाय वन कंपैरिजन हम लोग करेंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो फिर कभी फ्यूचर में ना रहे। सो सबसे पहले हमारा पॉइंट है वो है नीड। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी चीज की नीड होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे समर्स में एसी की सेल अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि उसकी नीड होती है हमें। विंटर्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हीटर की सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि हमें उसकी नीड है। सो बेसिकली हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है और दूसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, इन दोनों में से किसकी नीड हमें सबसे ज्यादा है। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें प्रेजेंट टाइम में, अगर इंडिया को देखें, सो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अप्रोक्सीमेट 7% के रेट से हम लोग ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। सो अगर इंडिया को इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है, सो बेसिकली अगर हमें ये ग्रोथ रेट मेंटेन करना है तो हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ने वाली है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की हमें सबसे ज्यादा नीड जो है पड़ने वाली है, अगर हमें अपनी प्रेजेंट करंट इकोनॉमी को उसी रेट से ग्रो करना है। दूसरी तरह अगर हम लोग देखें तो हम लोग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर है। अभी ऑफिशियली वैसे कोई आंकड़े नहीं आए, लेकिन सबको पता है कि हमने चाइना को क्रॉस कर दिया और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश के अंदर है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट होती जा रही है अर्बन सिटीज की तरफ। जितने भी बड़े सिटीज हैं सब उनकी तरफ भाग रहे हैं और गांव से लोग जो है खाली होते जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हमें जो है उनको घर भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखो, सो हमें दोनों चीज की नीड है। हमें रियल एस्टेट सेक्टर की भी नीड है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की भी नीड है। हालांकि दोनों में से कुछ भी प्रॉपर नहीं चल पा रहे, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पा रहा है और ना ही प्रॉपर रियल एस्टेट सेक्टर वर्क कर पा रहा है। हम कंपैरिजन अपने आप को कर रहे हैं कि हम चाइना को क्रॉस करेंगे या चाइना से ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस लेवल पे चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और जिस लेवल पे उसने रियल एस्टेट जो है डेवलप किया, अभी हम उसके कहीं आसपास भी नहीं खड़े हैं। तो दोनों में से कोई भी सेक्टर अगर आप देखो तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन नीड हमें जो है दोनों सेक्टर्स की इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर गवर्नमेंट पे सबसे ज्यादा डिपेंड है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। हालांकि वैसे तो हर एक चीज जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और उसी पॉलिसी के बेसिस पे सारी चीजें आगे एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होते के साथ ही उसकी जो प्रायोरिटी है वो भी चेंज हो जाती है। बीजेपी अभी प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी की कुछ अलग प्रायोरिटीज है। कांग्रेस अभी विपक्ष में है, कांग्रेस की अलग प्रायोरिटीज है। आने वाले टाइम में जब कांग्रेस वापस से सत्ता में आएगी तो वो कुछ अलग तरीके से जो है डेवलपमेंट पे काम करेगी, बीजेपी कुछ अलग तरीके से डेवलपमेंट पे काम करे। तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मान लो ये कोई रिवर है और इस रिवर से कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होना है। सो एक पार्टी है एक्स और एक पार्टी है वाई, किसी का नाम नहीं मैं लूंगा। सो एक्स पार्टी जो है वो चाहती है कि यहाँ पे ब्रिज बने, लेकिन वाई जो पार्टी है उसकी प्रायोरिटी में ये ब्रिज है ही नहीं। सो अभी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अगर एक्स गवर्नमेंट की जो है एक्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी? इसका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करेगी, बजट एलोकेट करेगी, टेंडर्स वगैरह निकालेगी। अगर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, सो बेसिकली क्या होगा? अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वाई गवर्नमेंट क्या करेगी? इस प्रोजेक्ट को जो है रोक देगी या फिर इसको स्लो कर देगी। तो इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो है पार्टी की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ऊपर होती है और देश की प्रायोरिटी जो है वो थोड़ा पीछे होती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अगर इस पे इन्वेस्ट करेगी तो ये चलेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से ना कोई ब्रिज बना सकती है, ना अपनी मर्जी से कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन करवा सकती है, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट के अंदर सारी चीजें जो है आती है, गवर्नमेंट परमिशन देगी
तो ही वो कर पाएगी, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगी। सो बेसिकली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है वो टोटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। जिस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करेगा। जिस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटी में नहीं रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्लो चला जाएगा। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और ये आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा काम किस पे कर रही है, फ्री की चीजें दे रही है, जो कि अच्छी बात है, जिनको नीड है उनको मिलना चाहिए। एजुकेशन पे काम कर रही है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखो तो कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कोई मेजर चेंजेस जो है वो दिल्ली के अंदर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी आपको दिख रही है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा किस पे फोकस कर रही है, जो लोगों की नीड है उस पे ज्यादा फोकस कर रही है। वहीं बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। बाकी जो बेसिक नीड है, अभी आपने देखा बजट आया, टैक्स वगैरह सब इंक्रीज हो गए। सो बेसिकली यहाँ पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल कैपेसिटी। सो बेसिकली पर्सनल कैपेसिटी मैं दो चीजों के अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टेक्निकल स्किल्स के बारे में। सो जितने भी आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको मोर टेक्निकल साउंड होना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको उतने टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बिल्डिंग एक जैसी ही कंस्ट्रक्ट होती है, बस एलिवेशन उनके चेंज होते हैं। इंडिया में कोई दुबई की तरह तो बिल्डिंगें बन रही यहाँ पे नहीं रही है कि कुछ अलग ही तरह की बिल्डिंग्स बन रही है जो आज से पहले वर्ल्ड में कभी बनी ना हो। सेम सिमिलर टाइप की बिल्डिंग्स बन रही है। आप किसी भी सिटी के अंदर चले जाओ, उसी तरह के फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसी तरह के जो है शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लगभग सिमिलर ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस बाहर से एलिवेशन आपको डिफरेंट दिखेगा। सो इतनी टेक्निकल स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करते हैं तो इंफ्रा में आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा एज कंपेयर टू आपको जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो अगर टेक्निकली आप इतने अच्छे नहीं हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप अपना करियर बना पाओगे। हालांकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप सर्वाइव कर जाओगे क्योंकि वहां कोई इतनी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर मैं बात करूंगा बेसिकली इंसान की पर्सनल कैपेबिलिटी। पर्सनल कैपेबिलिटी मतलब जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रफ एंड टफ टाइप की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इस तरह की लाइफ स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं होती या फिर उनकी बॉडी उस चीज को सपोर्ट ही नहीं करती है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपको हार्डवर्क ज्यादा है, और क्योंकि ज्यादातर रिमोट लोकेशंस पे काम होते हैं। बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको बेसिकली एक ही लोकेशन पे रहना और उसी बिल्डिंग में आना है जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आउटडोर एक्टिविटी जो है एज कंपेयर टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा होती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो पर्सनली काफी लोगों को जो है ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मत जाओ, आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपना करियर बनाओ। अगर आप जो है हार्डवर्क या फिर हार्डवर्क मतलब जो रफ एंड टफ वाला हार्डवर्क है मैं उसकी बात कर रहा हूं, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो है बिल्कुल भी उस लाइन में मत जाओ, आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रहो। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकल जॉब्स। काफी सारे लोगों का कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को अपनी पर्सनल जो अपनी लोकल सिटी होती है उससे काफी ज्यादा लगाव होता है। तो बेसिकली ऐसे लोगों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर में करियर बनाना बिल्कुल मतलब आसान नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ज्यादातर सिटी से बाहर बनते हैं। अब हाईवे कोई सिटी के अंदर तो बनेगा नहीं, सिटी से बाहर ही बनेगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी सिटी के अंदर जॉब लेनी है तो आपको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को छोड़ के रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो दिल्ली एनसीआर के आसपास सबसे ज्यादा आपको रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। मतलब मिलेंगे फ्लाईओवर वगैरह मेट्रो वगैरह के, लेकिन उनमें क्या है लिमिटेड जॉब्स हैं। सो बेसिकली अगर आपको लोकल जॉब्स चाहिए, अपनी सिटी के अंदर आपको जॉब करनी है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ज्यादा अच्छा है रियल एस्टेट सेक्टर। हाँ, एक और चीज हो सकती है, अगर आपको अपनी सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर काम करना है तो आप बेसिकली जो कंसल्टिंग फर्म होती है, कंसल्टेंसी जो होती है, जो हाईवे डिजाइनिंग वगैरह में काम करती है, वो चीज आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपके पास में क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कम से कम आप जो है एमटेक होने चाहिए, तभी आप जो है डिजाइनिंग के फील्ड में जा सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारी स्किल्स होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट होती है डिजाइनिंग के लिए। सो बेसिकली वो भी एक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि हर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं बन सकता है, हर कोई डिजाइनर नहीं बन सकता है। तो सेम चीज ये एप्लीकेबल होती है।
अगर आपकी क्वालिफिकेशन उस तरह की है और आपको लगता है कि आप डिजाइनिंग में सर्वाइव कर सकते हो, तो आप जो है इंफ्रा की जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसमें आप जा सकते हो। बाकी अगर आपका एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वर्क है, सो अपने लोकल अपनी सिटी के अंदर जॉब चाहते हो तो रियल एस्टेट सेक्टर काफी बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्निकल स्किल्स। क्लियर। सो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक आपका है रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। सो इंफ्रा के अंदर हमें सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हमें ज्यादा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर एज कंपेयर टू रियल एस्टेट सेक्टर्स। तो जैसे मैंने दोनों सेक्टर्स के अंदर मैंने काम किया है, मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया है, मैंने इंफ्रा में भी काम किया है। सो मुझे पर्सनली ये चीज खुद समझ में आ गई थी कि आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर। अगर आप ना ड्राइंग भी अगर आप देखो, अगर आप किसी बिल्डिंग की ड्राइंग्स देखो और किसी हाईवे, किसी मेट्रो से या फिर किसी ब्रिज की ड्राइंग देखो, दोनों में डिफरेंशिएट आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप 5-6 साल 10 साल रियल एस्टेट में काम करो और उसके बाद फिर आप इंफ्रा में स्विच कर जाओ, आप कुछ दिन वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। आपको काफी सारी चीजें आपको वहां पे समझ में ही नहीं आएगी। आप ड्राइंग खोल के देखो, आप किसी 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस जो रियल एस्टेट में काम कर रहा है उसको किसी ब्रिज की ड्राइंग लाके आप दे दो, वो नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज हो रही है। हालांकि इंफ्रा वाला ब्रिज की बिल्डिंग की ड्राइंग समझ सकता है, क्योंकि बिल्डिंग की ड्राइंग जो है इतनी ज्यादा कोई टफ नहीं होती है। वर्क एग्जीक्यूशन में भी काफी डिफिकल्टीज होती है। बिल्डिंग में उतनी एक्सपर्टीज आपको नहीं चाहिए, लेकिन इंफ्रा में आपको काफी एक्सपर्टीज की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा अगर आप इंफ्रा में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो करियर में आगे कुछ ज्यादा सीखना नहीं पसंद करते, सीखना नहीं चाहते, या फिर वो सीखने की भी कोशिश करते हैं तो भी नहीं वो सीख पाते। तो उन लोगों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ये सभी सिविल इंजीनियर्स का काफी फेवरेट टॉपिक रहेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली मेरा मानना यह है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो हर जगह है, हर एक सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आप चाहे रियल एस्टेट सेक्टर्स में जाओ, चाहे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर जाओ, क्योंकि बेसिकली ग्रो दोनों ही सेक्टर को होना है, क्योंकि इंडिया को दोनों ही सेक्टर्स की नीड है। तो बेसिकली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है पर्सनल कैपेबिलिटी पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। आप खुद कंपेयर करो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप होमवर्क पे जाना। आप बेसिकली आपने बीटेक किया होगा, आपने डिप्लोमा किया होगा, तो आपके बैच में जितने भी स्टूडेंट थे 10, 20, 50, 100, 200, 400, आप एक बार एक सर्वे करो कि आपके बैच में से कितने जो है सिविल इंजीनियर्स आपके कहाँ पे है, कितने लोग हायर पोस्ट पे है, अच्छी लोकेशन पोस्ट पे, गवर्नमेंट में कोई होगा, कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे होगा, कितने मीडियम लेवल पे और कितने लो लेवल पे। तो मैं अगर अपने बैच की कंपैरिजन करता हूं, सो हमारे बैच में से काफी ऐसे स्टूडेंट हैं, काफी ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं जो आज के टाइम पे काफी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर अच्छी जॉब है उनकी, अच्छा सैलरी पैकेज उनका है। कुछ लोग तो इंडिया से बाहर भी चले गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो मिड सेक्शन के अंदर है, जो कि मतलब इधर उधर ठीक ठाक एक एवरेज कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो आज तक जिनको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जॉब ही नहीं मिली, उन्होंने अपने करियर जो है किसी दूसरी जगह पे स्विच कर दिए हैं। तो बेसिकली अब देखो, कॉलेज सेम था, ठीक है, सेम कॉलेज था, फैकल्टी सब कुछ सेम थे, सारी चीजें सेम थी, सब कुछ सेम टाइम पे सब पास आउट हुए, सबके लिए कंडीशन जो है वो सेम थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग बिल्कुल माइनस में चले गए। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो पर्सनल कैपेबिलिटीज पे काफी डिपेंड करती है। कई बार ऐसे होता है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिक्योरिटी गार्ड जो है साइट के प्रोजेक्ट मैनेजर से भी ज्यादा पैसे कमा लेता है। क्लियर। तो वो कैसे कमाता है आपको भी पता है कि साइट पे किस तरह की चोरी चकारी के माहौल होते हैं। सो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप चोरी करो, मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रोथ बेसिकली पर्सनल कैपेबिलिटीज पे डिपेंड होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नई चीज आ रही होती है या एकदम से किसी चीज की डिमांड आ जाती है और आपके पास में वो स्किल्स है या फिर आप उस स्किल्स को बहुत जल्दी अडोप्ट कर लेते हो, तो भी आप अपने करियर के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो आपको बेसिकली अगर जल्दी ग्रो होना है तो आपको ये भी देखते रहना कि आपके पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और आप वो करियर अपॉर्चुनिटी कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, कैसे उस चीज को सीख सकते हो। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। मेरे हिसाब से दोनों ही सेक्टर अच्छे हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अच्छा है। अगर आप देखो ना, पोस्ट कोविड रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये था कि 50% जो है रिड्यूस हो चुकी है अनसोल्ड इन्वेंट्री। अनसोल्ड इन्वेंट्री मतलब रियल एस्टेट की कुछ साल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फ्लैट सेल नहीं हो रहे थे, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री ना काफी बढ़ती जा रही थी। तो ये पोस्ट कोविड के बाद से 50% तक रिड्यूस हुई है जितनी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री है। तो जो पुराना स्टॉक लगा हुआ था ना फ्लैट का, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जब वो रिड्यूस होगा तो एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है बन रही है, जिससे आने वाले टाइम के अंदर सिविल इंजीनियर्स को काफी अच्छा काम मिल सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट काम कर ही रही है, और क्योंकि आने वाले टाइम पे इंडिया को अगर ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी बेसिक नीड है, वो तो हमें उस पर काम करना ही पड़ेगा। बेसिकली दोनों सेक्टर्स के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको ये देखना है कि आप उसमें से किस तरीके से अपना जो है करियर ग्रो कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।